स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, आज एक और पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सभ्यताओं का संघर्ष मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स नेट, JRF, PGT, PhD एडमिशन है ना, और अ, आपका ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पॉल साइंस पढ़ रहे हैं, और जो MA कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो इसको बड़े ध्यान से करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है, पहले कैसे क्वेश्चन आया है और अब कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना साथियों। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। सभ्यताओं का संघर्ष ये सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है हंटिंगटन से। वही बात करते हैं सभ्यताओं के संघर्ष की, ठीक है ना। और ये जो है अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं ये, और इन्होंने एक लेख लिखा था क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है ना, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। और 1996 में इन्होंने, ठीक है ना, 4 साल बाद, पहले तो इन्होंने एक लेख लिखा था, ठीक है, और लेख के बाद इन्होंने क्या किया कि उस पर पूरी बुक लिख डाली थी, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इनकी बुक से ही आप एक पता कर सकते हो कि भाई इनकी बुक से ही, ठीक है ना, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन मतलब सभ्यताओं का संघर्ष, ठीक है। तो जो बुक का नाम है वही इनके विचार उससे बहुत डीपली जुड़े हुए हैं। इस बुक में उन्होंने जो कहा, ठीक है ना, कि शीत युद्ध के समय आर्थिक आधार पर, ठीक है ना, आर्थिक आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व का विभाजन अब अप्रासंगिक हो गया है। क्या है? अप्रासंगिक हो गया है, ठीक है ना। पहले प्रासंगिक था, अब अप्रासंगिक हो गया है, इन्होंने ये कहा शीत युद्ध के समय। क्योंकि विचारधारा और अर्थव्यवस्था की अपेक्षा संस्कृति और सभ्यता का महत्व बढ़ गया है, ठीक है ना। पहले क्या था? विचारधारा का महत्व था, अर्थव्यवस्था का महत्व था। एक तरफ साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, एक तरफ उदारवादी अर्थव्यवस्था थी। उदारवादी व्यवस्था किससे संबंधित थी? अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से संबंधित थी। और क्या बोलते हैं, आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था किससे संबंधित थी? वो सोवियत संघ से संबंधित थी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होता था? संघर्ष होता था। क्या होता था? संघर्ष होता था, ठीक है ना। एक तरफ उदारवादी या पूंजीवादी कह दो आप इसको, ठीक है, पूंजीवादी कह दो, और दूसरी तरफ थी आपका साम्यवादी, ठीक है ना। इसका प्रतिनिधित्व सोवियत संघ कर रहा था। यहाँ तो होलोग्राम चल रहा होगा, आप देख नहीं पाओगे। हाँ चलो, मैं इधर बता देता हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ पे बता देता हूँ। एक तरफ था क्या? पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी, पूंजीवादी, उदारवादी, ठीक है ना, उदारवादी। अब ये मैं नहीं बताऊंगा आपको पूंजीवादी और उदारवादी व्यवस्था क्या होती है, आप पीछे जाके मेरा वीडियो चेक कर लीजिएगा, वहां पे मैंने अच्छे से बता रखा है। और एक तरफ था आपका साम्यवादी, और साम्यवादी व्यवस्था का जो प्रतिनिधित्व था वो सोवियत के पास था, सोवियत, ठीक है। और ये जो थे, ये इसमें पश्चिमी यूरोप और अमेरिका था, ठीक है ना, US से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे। अब इनके बीच में विचारधारा को लेके युद्ध था कि भाई ये तो कहते थे कि भाई पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था हो, जो एक देश की जो व्यवस्था है उसको पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था क्या करे? सूत्रबद्ध कर दे। और ये कहते कि ये साम्यवादी व्यवस्था हो, ठीक है ना, क्या हो? कि साम्यवादी व्यवस्था हो। और इन दोनों के बीच में हरदम संघर्ष था, संघर्ष था, ठीक है ना, संघर्ष था, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर और आपका जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक इनके बीच में क्या चलता रहा? इस चीज को लेकर संघर्ष चलता रहा था। सोवियत संघ ज्यादा से ज्यादा देशों में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था, और ये जो था अमेरिका था वो ये चाहता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा देशों में क्या हो कि पूंजीवादी उदारवादी प्रणाली को अपनाया जाए, लोकतांत्रिक देश बने वो, ठीक है।
तो इस चीज को लेकर संघर्ष होता रहता था इनके बीच में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई अब क्या हो गया है कि भाई जैसी आपका ये खत्म हो गया, शीत युद्ध खत्म हुआ 90 के बाद, तो क्या हुआ, संस्कृति और सभ्यता का महत्व बढ़ गया, ठीक है ना। क्या हुआ, संस्कृति और सभ्यता का महत्व बढ़ गया। हंटिंगटन के अनुसार शीत युद्धोत्तर संसार में लोगों की सांस्कृतिक, एक मिनट, हेलो, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आ रहा हूँ। तो क्या हुआ कि भाई सांस्कृतिक एवं धार्मिक, हंटिंगटन के अनुसार शीत युद्धोत्तर संसार में लोगों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान विश्व में संघर्षों का मुख्य कारण होगी। मतलब कि जैसे अब शीत युद्ध के बाद का जो संसार होगा उसमें क्या होगा कि संघर्ष का मुख्य कारण क्या होगा, संस्कृति होगी और क्या होगा, धार्मिक पहचान होगी, ठीक है ना। लोग धार्मिक पहचान के लिए और अपनी संस्कृति की पहचान के लिए संघर्ष करेंगे। अभी आप देखते हैं कि कैसे कैसे मुद्दे मुद्दे उठते हैं। अब धार्मिक वाले मुद्दे उठते हैं, ठीक है, अपनी पहचान को बनाने वाले मुद्दे उठते हैं, ठीक है ना। निर्जातीयता का मुद्दा बहुत ज्यादा हो रहा है, देशों में आपसी में लोगों में देश के अंदर ही संघर्ष चालू हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के मुद्दे ज्यादा उठेंगे, कैसे, सांस्कृतिक पहचान वाले और धार्मिक पहचान वाले मुद्दे विश्व में ज्यादा होंगे, ठीक है। अब ये जो है हंटिंगटन है ना, ये प्रबल आलोचक है किसके, इस्लाम के। तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि हंटिंगटन किसके प्रबल आलोचक हैं, ठीक है। तो इस्लाम हो गया, लोकतंत्रीकरण हो गया, ऐसे करके कुछ वर्ड्स होंगे, तो आप याद रखना कि ये इस्लाम के प्रबल आलोचक हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, 3/4 युद्ध, कितना, 3/4 युद्ध जो है मुसलमानों के साथ दुनिया के विभिन्न सभ्यता के जो लोग हैं वो लड़ेंगे। मतलब जो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो आपका ईसाई हो, चाहे आपके वो बौद्ध हो, जो भी हो, ये लोग इस मुसलमानों के संग लड़ेंगे। मतलब 4 में से 3, 4 में से 3, 3 युद्ध जो हैं वो किससे, मुसलमानों से लड़े जाएंगे, मुसलमानों से होंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इनका ये है, ठीक है। अब ये, अब जो क्वेश्चन बनेगा ना, अब तक ये क्वेश्चन बहुत आया कि सभ्यताओं का संघर्ष किसने दिया, सभ्यताओं के संघर्ष का तात्पर्य क्या है। उसमें कोटेशंस होती थी कि भाई उदारवाद, मतलब सोवियत संघ का, और ये इस तरह के आते थे कि किसके किसके बीच में, सोवियत संघ के बीच में है और यूएसए के बीच में है, या फिर क्या बोलते हैं, विचारधारा का युद्ध है, इस तरह के ऑप्शंस आते थे। अब आपसे पूछेगा, जो ये पूछेगा कि क्या बोलते हैं, हंटिंगटन ने, ठीक है ना, हंटिंगटन ने, ठीक है ना, हंटिंगटन ने जिन 9 सभ्यताओं का, ने जिन 9 सभ्यताओं का वर्णन अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग द वर्ल्ड में किया है, ठीक है ना। ये बुक का नाम हो गया, में किया है, उनमें से है, ठीक है, या नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा आपसे, ये पूछेगा कि भाई जिन जिन सभ्यताओं का वर्णन किया वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं या कौन सी सभ्यता नहीं है। तो आपको याद रखना, लैटिन अमेरिकी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता है, अफ्रीकी सभ्यता है, इस्लामिक सभ्यता है, चीनी सभ्यता है, हिंदू है, रूढ़िवादी है, बौद्ध धर्म है, और क्या है, जापानी सभ्यताओं का उसने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, जहां तक मुझे मैं जो लगता है वो है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है सभ्यताओं के संघर्ष में, लेकिन ये कुछ चीजें हैं बस, ये यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा। पश्चिमी सभ्यता को इस्लामिक और चीनी सभ्यता के साथ संघर्ष की स्थिति में पाया। अब ये क्या कहते हैं कि भाई इन सभ्यताओं में जो पश्चिमी सभ्यता होगी और जो चीनी सभ्यता होगी वो क्या करेगी, इस्लाम के साथ संघर्ष करेगी। साथियों, क्या करेगी, इस्लाम के साथ संघर्ष करेगी, ठीक है। अब ये एक माइकल डल है, जैसे विचारक का मत है कि हंटिंगटन द्वारा प्रतिपादित सभ्यता के संघर्ष की, सभ्यता का जो संघर्ष उसने बताया था ना हंटिंगटन ने, जिसको 9/11 की घटना के बाद अमेरिकी प्रशासन द्वारा वॉर ऑन टेरर, ठीक में, काम में लिया गया। मतलब उस समय इन्होंने जान लिया कि हाँ भाई ये
जो हंटिंगटन की जो विचारधारा थी, जब 9/11 की घटना हुई थी, ठीक है, जब वो इतनी बड़ी आतंकवादी दिल दहला देने वाली घटना हुई, तो उसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने भी इसको इस पे ये जो रिपोर्ट, ये जो विचार थे हंटिंगटन के, उस पे काम करना इन्होंने चालू कर दिया, ठीक है ना। और इस नीति में हंटिंगटन की सभ्यता की परिभाषा को स्वीकार किया। मतलब अमेरिका ने हंटिंगटन की जो सभ्यता की परिभाषा दी थी, उसने सभ्यताओं का संघर्ष की जो परिभाषा दी थी, उसको स्वीकार किया, और उसके आधार पर आतंकवाद से युद्ध करने की तैयारी इन्होंने कर ली, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये था सभ्यताओं का संघर्ष, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जैसा कि यहाँ पे होलोग्राम चल ही रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूंगा।